तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारा सामने ये न्यूमेरिकल आया है, 2 thin uniform rods A M, L and B thrice M, thrice L are joined in series as shown in figure. Find the moment of inertia about an axis passing through the junction of the rod and perpendicular to its length. बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 रॉड्स दिए हैं, एक M रॉड, एक रॉड का मास M है, एक रॉड का मास थ्राइस M है। इसका नाम A करके दिया हुआ है, इस रॉड का नाम A करके दिया है, इस रॉड का नाम B करके दिया है, और इसको इस तरह से आपने कनेक्ट किया है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर से पास हो रहा है। देखो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, आप देखेंगे दोनों रॉड के एंड से पास हो रहा है। अगर आप इस रॉड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ उस रॉड को, B रॉड को, A पर फोकस करो, मैं आपसे पूछूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा, आप कहेंगे वो A के एंड से पास हो रहा। मैं कहूँगा ठीक है, A को भूल जा, B को सोचो तुम, कहाँ से पास हो रहा, उसके एंड से पास हो रहा। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, अगर बात ऐसी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B रॉड। अच्छा, इसका क्या रहेगा तो फॉर्मूला mL²/3 प्लस इसका क्या रहेगा तो वंस अगेन सेम फॉर्मूला, मास इसका थ्राइस M है ना, डिस्टेंस उसका जो लेंथ है उसका स्क्वायर, यानी कि थ्राइस L का स्क्वायर/3। ये 3 कटा, ये 3 कटा, ये क्या हो जाएगा 9mL²। तो mL²/3 प्लस 9mL², 3 9 27, यानी कि ये हो जाएगा 28mL²/3, 28mL²/3। दिस इज द आंसर। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे और एक, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब इसकी बात कर रहा है क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम about center of mass of the system about center of mass of first rod, center of mass of first rod. In the previous question, find center of mass of the system about the center of mass of first rod. मतलब अब इमेजिन ये करके चलना है कि फिर से वही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन, एक मामूली से फर्क के साथ। ये फर्स्ट रॉड है आपका, ये सेकंड रॉड है आपका। फर्स्ट रॉड का मास m है, सेकंड रॉड का मास थ्राइस m है। फर्स्ट रॉड का लेंथ L है, सेकंड रॉड का लेंथ थ्राइस L है। और अब वो बोल रहा है कि भैया देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम्हारा ये है, समझ रहे हैं ना आपको। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम्हारा ये है तो पता लगाओ कि अब आपका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, है ना। ये तुम्हारा A रॉड है और मान लो ये B रॉड का सेंटर है थोड़ी देर के लिए, और ये तुम्हारा B रॉड है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। देखो A रॉड का तो टेंशन ही नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से जा रहा, तो भाई उसको तो फॉर्मूला तुमको मालूम है क्या होता है, mL²/12। तो भाई मैं बोलूँगा देखो A रॉड का तो मेरे पास टेंशन ही नहीं है, A रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा mL²/12। हाँ, टेंशन थोड़ा सा B रॉड का है। डायरेक्ट फॉर्मूला हमें सिर्फ 3 मालूम है रॉड को लेकर। अगर सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ जा रहा तो mL²/12, अगर उसके एज से जा रहा परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है तो mL²/3, अगर उसके एक्सिस पे से जा रहा तो 0।
अब मसला ये है कि साला ये ना सेंटर से जा रहा, ना एच से जा रहा, ना एक्सिस से जा रहा, ये बहुत दूर कहीं बाहरी से एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बोले अब इसका कैसे करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। हम किसी भी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, हम किसी भी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको तीन चार चीज़ें मालूम होना चाहिए। मास ऑफ दैट रॉड, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, है ना। तो अब मैं कहूँगा ठीक है भाई, मामला ऐसा है कि मैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल करूँगा, IC प्लस MH²। बात समझ रहे बेटा? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो नोन वैल्यूज है वहाँ से जा रहा क्या? नहीं। तो अपन क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बड़े गौर से देखना भैया, मैं मास को स्मॉल m कर डालता है ये MS, क्योंकि इसका मास थ्राइस m है ना, ठीक है। अब IC, अगर ये रॉड खुद के सेंटर ऑफ मास पे रोटेट होता, अगर ये रॉड खुद के सेंटर ऑफ मास पे रोटेट होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता इसका? mL²/12। मगर इसका मास कितना है? थ्राइस m। इसका लेंथ कितना है? थ्राइस l। तो थ्राइस m ये क्या मतलब? ये 9 mL² हो जाएगा। नहीं mL12 है ना वो, सॉरी मैं लिख देता हूँ, फालतू का काय को शॉर्टकट के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो थ्राइस m इंटू थ्राइस l का स्क्वायर अपॉन 12, समझा नहीं? ओके। अब स्मॉल m बोले तो क्या? वही b वाले रॉड का मास, जो कि कितना है बेटा? बोले वो तो थ्राइस m है। अब उसके बाद ये डिस्टेंस लगेगा आपको यहां से यहां तक का, क्योंकि ये IC है। अच्छा जरा बताएंगे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 3l/2। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? l/2। अच्छा 3l/2 प्लस l/2 कितना हो जाएगा? 4l/2, यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा? ट्वाइस l। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है l/2 प्लस 3l/2, है ना, इज इक्वल्स टू 4l/2, यानी कि कितना हो जा रहा है वो? ट्वाइस l। तो यानी तुम्हारे h की जो वैल्यू है, जो कि h की वैल्यू है वो कितना आ रहा है बेटा? ट्वाइस l आ रहा। तो ये हो जा रहा है ट्वाइस l का स्क्वायर। ये समझ में आया क्या बेटा? इत्मीनान से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, ये चीज़ समझ लो, अच्छे से समझ लो। मसला ये था, एक्सिस ऑफ रोटेशन ए रॉड के सेंटर से जा रहा था तो उसका टेंशन नहीं था, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे मालूम था, mL²/12 लग जाएगा। बात समझे क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से जा रहा, जहाँ पर हमसे पूछा गया है, ये हमारा टारगेट है। ये तो बाद में बनाया ना मैंने। आप बोलेंगे सर ये भी तो दिख रहा है, तो बेटा बाद में बनाया ना, ये पहले थोड़ा यहाँ का पूछा हुआ था, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमसे पूछा गया है, ये तो अपन ने बनाया अभी, है ना। फिर से भूल जा, मैं स्क्वायर मिटा देता, मान लो कि है ही नहीं है थोड़ी देर के लिए। तो अपन ने बोले कि भैया अगर इस जगह तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, कैसे निकालेंगे? उस रॉड का। तो भैया अपन कहीं पे भी निकाल सकते हैं, बस अपने को करना क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना है। तो बोले IC प्लस MH²। अच्छा IC उस रॉड का है, इस रॉड का, ये वाला मत लेना, क्योंकि तुम इसका तो तुमको मिल गया IA का, IB की बात चल रही। तो बोले इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब ये हुआ कि अगर ये खुद के सेंटर ऑफ मास के अतराफ ऐसा रोटेट हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? खुद के सेंटर ऑफ मास के तरफ घुमा तो IC की वैल्यू क्या आएगी? तो बोले उसका मास, उसके लेंथ का स्क्वायर, है ना, अपॉन इट्स आपका अपॉन 12, सॉरी अपॉन नंबर 12। अच्छा ठीक है, फिर बात आई MH² यानी मास ऑफ द रॉड। बोले वो तो थ्राइस m है। H बोले तो दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में का डिस्टेंस। बोले यार वो तो देख, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 3l/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से देखना पड़ता हो। तो बोले 3l/2, यहाँ से यहाँ तक l/2, तो 3l/2 प्लस l/2 4l/2, यानी कि ट्वाइस l। अब चलो करो कैलकुलेशन आगे। ये 9 होगा इसका स्क्वायर, 3 9 27 हो जाएगा। तो 27 mL² अपॉन 12, 27 mL² अपॉन 12 प्लस 12 mL²। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 4 3 12। अब देखो आगे, 4 3 4 और 3 9 है ना, 9 mL²/4 होता हो। साथ ही साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 12 कितना होता? 48। 48 प्लस 9 कितना होगा? 48 प्लस 9 57। तो ये कुल मिला के कैलकुलेशन हो जाएगा 57 mL²/4।
है ना। तो ये आ जाएगा कैलकुलेशन 57 ml/4। अच्छा, ये काय का कैलकुलेशन आएगा, अभी IB का वाला आया, पूरे सिस्टम का आया गया नहीं। तो पूरे सिस्टम का क्या आएगा, तो बोले पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो रहेगा IA प्लस IB, यानी कि ml/12 प्लस 57 ml/4। इसको नहीं भी कन्वर्ट करता तो चलता था यार, क्योंकि 12 नीचे रहना ज़रूरी था। खैर कोई बात नहीं, कर से फिर से कर डालते अपन। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 57 कितना होता, 3 मल्टीप्लाई बाय 57 कितना होता, 171। तो 171 है ना। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो आंसर ऐसा हो जाएगा ml/12 प्लस 171 ml/12। समझा। अब दोनों को डिनोमिनेटर कैसा है उनका, सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं ना अपन। तो फिर I = क्या हो जाएगा, 172 ml/12, 172 ml/12। एक बार चेक करो कैलकुलेशन सारे के सारे, है ना, अच्छे से कैलकुलेशन चेक कर लो इसका पूरा का पूरा, गलती नहीं आना उसमें। थ्री 4 जा 57 ml/4। चलो, दैट्स करेक्ट। लिख लो जब तक मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन तैयार करता हूँ। क्या बोल रहे, three identical rods, each of mass capital M and length capital L are joined to form an equilateral triangle. First off, find the moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of triangle and passing through first center of triangle and second vertex of triangle, center of triangle and vertex of triangle। भैया यहाँ पर 3 रॉड्स ने मिलकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है। तो भैया 3 रॉड्स है और मिलकर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। इमेजिन ये करिए कि ये इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है।
ओके, अब मान के चलो ए बी सी, और उसने कहा है कि पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है सेंटर ऑफ द ट्रायंगल से पास होता है, ये वाला, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा है। चलो इसको मैं I1 या I स्मॉल a करके नाम देता हूँ, और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लो, मतलब ये ऐसा, ये एक वर्टेक्स है तो इसके पास से पास हो रहा है IB। अब देखो इसका मीनिंग ये होगा अंदर की तरफ, परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ, इसका मीनिंग ये होता है परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ। ये डायरेक्शन बताने का तरीका है, ये NCERT 12th में आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ऐसा जा रही हूँ अंदर की तरफ, ये क्रॉस कहीं अगर आ रहा है तो, और इसका मतलब होता है बाहर की तरफ। अभी हमारे लिए तो दोनों में एक ही है, ऐसा जाओ कि ऐसा जाओ, बात एक ही होता है हमारे लिए। आगे जाके आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ते हैं तो अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ऐसी जा रही है तो उसको अपन ऐसा बताते हैं। कोई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है तो उसको ऐसा बताते हैं। समझ रहा है ना, पेपर में से ऐसा बाहर निकल रही 3D, तो अब वो लाइन कैसे बताना, ऐसा तो नहीं खींच के दिखा सकता ना, ये देखिए ये लाइन जा रही है करके, तो बताने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है डायग्राम। तो मैं अगर मान लो कोई लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा या ऐसा जा रहा है बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो मैं इन दोनों में से कोई एक डिज़ाइन बनाऊंगा। समझ जाएगा तुमको मीनिंग, इसका मीनिंग हो जाएगा बाहर की तरफ, तो दोनों में से कोई भी चलेगा, क्योंकि अपने को इतना डायरेक्शन नहीं है, बाहर है कि अंदर, उससे कोई मतलब नहीं, बस ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये हमारे को मायने रखता है। तो भाई खैर, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, ठीक है, रेडी। चलो पहला फर्स्ट उसके लिए, अच्छा इसको IB करके नाम दे दूँ शॉर्ट में, ऐसा, हाँ सॉल्यूशन। तो पहले वाले की तरफ बढ़ते हैं अपन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर सिस्टम इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच रॉड। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 3 times ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच रॉड? देखो ये रॉड, इसका मास m है, लेंथ l है। ये रॉड, इसका मास m है, लेंथ l है। ये रॉड, इसका भी मास m है, लेंथ l है। रॉड बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा एक्सिस ऑफ रोटेशन मुझे बताओ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रॉड से जितनी दूरी पर है, यानी जो डिस्टेंस इस रॉड से है, सेम डिस्टेंस इसी रॉड से है, सेम डिस्टेंस इसी रॉड से है, मतलब तीनों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा? सेम। अगर मैं बोलता हूँ इसका IR है, इसका IR है, इसका IR है, तो IR प्लस IR, मतलब IR प्लस IR 3 बार आ जाएगा, कुल मिला के क्या लिख सकते हैं? 3 times ऑफ IR। ये लिखा मैं 3 times मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। अब तुम देखो यहाँ पे, तुम सीन को समझो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है और ये इस पे फोकस करो ना, सिर्फ ये वाले रॉड पे फोकस करो। जब ये पूरा ट्रायंगल ऐसा घूमेगा तो तुमको नहीं लगता रॉड ऐसा घूमेगा? मतलब देखो, तुम देखो रॉड कैसा घूम रहा है, अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो उसके सेंटर ऑफ मास पे घूम रहा है वो, है ना? तो यार देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, मुझे एक बात बताओ सबसे पहले तो, क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे से जा रहा? क्या है सेंटर ऑफ मास? ये है रॉड का, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा जा रहा, तो क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तीनों में से किसी भी एक रॉड के सेंटर ऑफ मास से जा रहा? क्या रॉड के बोल रहा, सिस्टम के नहीं जा रहा क्या? अरे जो लग रहा बिंदास बोलो, नहीं जा रहा ना? ठीक है। क्या एज पे से जा रहा? क्या नहीं जा रहा, एज पे से भी नहीं जा रहा। अगर से यहां ऐसा जाता तो मैं बोलता इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से जा रहा, अगर ऐसा जा रहा तो। अगर ऐसा जाता तो मैं कहता इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से जा रहा, अगर ऐसा जाता तो मैं बोलता इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से जा रहा, अगर ऐसा जाता तो मैं बोलता ये और ये रॉड के एज से जा रहा, अगर ऐसा जाता तो मैं बोलता ये और ये रॉड के एज से जा रहा, अगर ऐसा जाता तो मैं बोलता ये और ये रॉड के एज से जा रहा। मगर पहला वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से जा रहा, तो भैया ये तीनों में से ना सेंटर पे जा रहा ना एज पे जा रहा। अब ऐसे में अपन किसको पुकारेंगे? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस को, है ना? तो मैं बोलूंगा देख रहे भाई, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, है ना, IA इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय, मैं लिखूंगा IC प्लस MH स्क्वायर, IC प्लस MH स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय IC कितना होगा बेटा? ML स्क्वायर बाय 12, है ना? IC क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ML स्क्वायर बाय 12
प्लस आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, एम का मतलब एज इट इज एम रहेगा। अब मेन चैलेंज है तुम्हारा एच। अभी थोड़ी दिन पहले की बात है, वो याद है तुमको पार्टिकल्स वाले मैंने बनाया था इक्वेलेटर ट्रायंगल के, मैंने कहा था कि ये डिस्टेंस याद रखना, तुमको जरूरत पड़ेगी आगे जाके। L/√3 या ऐसा कुछ आया था उसका आंसर, L/√3 था ना वो, या फिर L/2√3 था वो। चल देख लेते हैं ना कौन सा इतना बड़ा, वो थोड़ी है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो ये L, ये L, ये L, ये H। H कितना होता? √3 L/2। H क्या होता है? √3 L/2। ये अपन ने निकाले हुए, अब तो याद हो जाना चाहिए। ये √3 L/2 H होता। फिर मैंने कहा था कि देखो भाई, ये जो डिस्टेंस होता है ये पूरे डिस्टेंस का क्या होता है? 2/3 होता है, 2/3 ऑफ H है ना। और ये कितना होता है? 1/3 ऑफ H। याद है कि नहीं याद है? तो अब ये H कितना है? √3 L/2। तो H अगर √3 L/2 है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, जिसको चलो R पकड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ H, यानी 1/3 ऑफ √3 L/2, यानी कि L/2√3 है ना। √3/3 क्या होता? √3, तो L/2√3। समझे कि नहीं समझे? L/2√3। चलो मान लिया कि ये L/2√3 होता है। अच्छा, L/2√3 का स्क्वायर क्या होगा? L², और ये 2 का 4, √3 का 3, तो 4 3 12, तो यानी क्या हो जाएगा? L²/12। तो ये हो जाएगा L²/12। ये साइड में लिखना पूरा डायग्राम बना के। अच्छा, फिर ये क्या हो जाएगा? 2 ml²/12, यानी 6 ml²/12, यानी कि क्या हो जाएगा? ml²/2, क्योंकि 6 ml²/12 क्या हो जाएगा? ml²/2। आया समझ में? ठीक है, चलो ये पहला जवाब आया हमारे पास। अब दूसरे की तरफ भागेंगे हम लोग। चलिए अब सेकंड वाले पार्ट की तरफ जाते हैं हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते अपन, यहाँ अलग अलग आएगा। चलो इसको फर्स्ट रॉड पकड़ लो, इसको सेकंड रॉड पकड़ लो, इसको थर्ड रॉड पकड़ लो, है ना। अपनी तरफ से नाम दे देना उसको, फर्स्ट रॉड, सेकंड रॉड, थर्ड रॉड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड रॉड, है ना। फर्स्ट और सेकंड को तो टेंशन है ही नहीं। क्यों नहीं है बता सकते आप? एक्सेस ऑफ रोटेशन ऐसा जा रहा, तुम देखो ये लाइन ऐसी आ रही है ना, रॉड का लेंथ ऐसा है, तुमको नहीं लगता ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है? अरे है कि नहीं है ना। नहीं ना सर, कहाँ से यार, देखो ना रे, परपेंडिकुलर है ना ये। तो ये रॉड और ये रॉड तो आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा है? एज से। इसका भी सेम है, ये दोनों खुश बोले अपने पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, ml²/3 ml²/3, इन दोनों का टेंशन नहीं। तो I1 की वैल्यू है ml²/3 प्लस ml²/3। I3 को थोड़ा टेंशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना ही इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है ना, ना ही उसके एज से जा रहा, ये कहीं तो कुछ दूसरी जगह से जा रहा है। ये बारिश है, वो तो बॉडी की बारिश है वो। तो ऐसे इसमें कौन आएगा? सेंटर ऑफ पैरेलल, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो उसका फॉर्मूला क्या है? IC प्लस MH²। चलो इसको मैं ज्वाइन करके लिख दूंगा 2 ml²/3 प्लस IC क्या होता है बेटा? रॉड का ml²/12 प्लस MH, है ना। H की वैल्यू क्या आएगी? मतलब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, √3 L/2, तो बोले m इंटू √3 L/2 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलो भाई मान लिया 2 ml²/3 प्लस ये ml² ये 3 ml², ml²/12 प्लस 3 ml²/4, 3 ml²/4। अब आप क्या करेंगे बेटा? उसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ताकि डिनोमिनेटर कैसा हो जाए? सेम हो जाए। तो 2 ml²/3
प्लस ml स्क्वायर अपॉन 12, 9 ml स्क्वायर अपॉन 12, कुल मिला के ये कितना हो जाएगा बेटा 10 ml स्क्वायर अपॉन 12। मैं साथ ही साथ एक काम करता हूँ, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो 8 ml स्क्वायर अपॉन 12, और ये कितना बनकर आया 10 ml स्क्वायर अपॉन 12, ये कितना हो जाएगा बेटा 18 ml स्क्वायर अपॉन 12। अब देखो 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, यानी ये क्या हो जाएगा 3 ml स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज योर आंसर, 3 ml स्क्वायर अपॉन 2। आया समझ में आपको, है ना? चलो लिख लो ये। अच्छा, क्वेश्चन लिखना हो गया था आपका सभी का? किसी का क्वेश्चन लिखना बाकी है? ये वाला डायग्राम हो गया सभी का? Three rods of mass capital M and length capital L are connected क्या भाई मेरे वो चल रहे symmetrically as shown तो ये एक एक्सेस ऑफ रोटेशन है आपका एक्स एक्स डैश, ये दूसरा एक्सेस ऑफ रोटेशन है आपका बेटा वाई वाई डैश, और ये तीसरा एक्सेस ऑफ रोटेशन है आपका ए बी। चलो मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, अबाउट एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड ए बी। आया समझ में आपको? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड अबाउट ए बी। चलिए करिए सॉल्व, देखते हैं आप कर पाते हैं क्या। चलिए देखिए, तो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ए बी के अक्रॉस अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक्स एक्स डैश वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रॉड के, चलो रॉड को नाम दे देते ना अपन, जैसे कि फर्स्ट रॉड, ये सेकंड रॉड और ये थर्ड रॉड। तो फर्स्ट रॉड के तो बाहर ही है, थर्ड रॉड के भी बाहर है, मगर सेकंड रॉड का टेंशन नहीं, उसके वो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। तो मैं बोलूँगा देखो भाई, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश निकालना चाह रहे हो तो ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा रहेगा। बोले कैसे, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, जिसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2। बोले ऐसा क्यों लिखे आपने? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, गौर से देखो, फर्स्ट रॉड और थर्ड रॉड से सेम डिस्टेंस पे है और सेम पैटर्न में, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट रॉड का रहेगा वही आपके सेकंड नहीं थर्ड रॉड का, सेकंड का तो सेंटर मास से जा रहा ना उसके, सेकंड वाला बोलेगा मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे सेंटर से जा रहा है। तो ये तो क्या बोलेगा कि मेरे हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा ml स्क्वायर बाय 12। I1 वाला थोड़ा सा टेंशन लेगा, वो बोलेगा अरे यार मेरे को तो ये प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो IC प्लस MH स्क्वायर प्लस I2 के लिए क्या लिखेंगे अपन, ml स्क्वायर बाय 12। समझा कि नहीं समझा, है ना?
पहले तो ये बता दूं I1 और I3 इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, क्योंकि आपके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है फिलहाल। यहाँ से डिस्टेंस सेम है, इसका मास सेम है ना। तो I1 प्लस I3, I1 और I3 इक्वल है, तो वो ट्वाइस ऑफ I1 लिख डाला मैंने, दोनों की जगह ट्वाइस ऑफ I1 लिख डाला। I2 जैसे कि वैसे छोड़ा। I1 निकाल, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए IC प्लस MH स्क्वायर का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, और I2 के लिए ML स्क्वायर बाय 12 लेना पड़ेगा। ठीक है, आप जरा इत्मीनान से सुनो भाई, आप बहुत ध्यान से सुनो। कौन मुझे बताएगा IC की वैल्यू क्या रहेगी? IC की वैल्यू क्या रहेगा? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? ML स्क्वायर बाय 12? गलत। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो L बाय 2, तो ML स्क्वायर बाय 4 प्लस ML स्क्वायर बाय 12। किसी को समझा गया गेम कैसे हुआ? तो रईस बोल, तो वो क्यों लगाया मैंने? देख, ये जो लाइन ऐसी है ये भी सेंटर ऑफ मास से जा रही, मतलब देख अगर कोई रॉड ऐसा रोटेट हो रहा, ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा? सेंटर ऑफ मास से ही जा रहा, मगर कैसा जा रहा वो? परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अगर कोई रॉड ऐसा रोटेट हो रहा, समझ रहा ना, ऐसा दिख रहा ना, समझ रहा ना ये, तब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे जा रहा? सेंटर से ही जाएगा ना वो लाइन, मगर पैरेलल टू इट्स लेंथ है। अब तुम्हारा सिस्टम ये आई जैसा, आई बोलो एच बोलो, ये देखो ये पेन का ये क्लिप है ना, उसको ध्यान रखना इस पे, ये ऐसा घूम रहा ना यूं, है ना। तुमने नोटिस किया पेन का क्लिप जो पहले ऊपर था अब वो नीचे आया। तुमको लग रहा क्या कि ये वाला जो रॉड है ये ऐसा घूम रहा करके लग रहा क्या? वो ऐसा घूम रहा क्या? ये ऐसा घूम रहा, ये ऐसा था ना। तो जब ये ऐसा घूम के आया तो इसने ना, ये पेन ने दो मोशन एक साथ किया, सर्कुलर मोशन भी किया, रोटेशनल मोशन भी किया, बिल्कुल चांद के जैसा। चांद का मालूम है ना तुमको? चांद जो है उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और पीरियड ऑफ रोटेशन सेम है। जमीन पे खड़े रहकर अर्थ पे आप सिर्फ उसका एक ही चेहरा देखते चांद का। आज तक आप, है ना, चांद के उस साइड का चेहरा जो है, पीछे का चेहरा आज तक नहीं देख पाए आपने, है कि नहीं? आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा दो लोग हैं, है ना, अब ये ऐसा घूम रहे, है ना। अब ये अर्थ है और ये मून है, तो तुमको क्या नजर आ रहा है? ये अर्थ पे खड़े रहकर तुमको सिर्फ मून का सामने का चेहरा नजर आ रहा है ना। तुमको पीछे का हिस्सा नजर आ रहा क्या? नहीं। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि जब वो गोल घूम रहा ना रिवॉल्यूशन, उसके साथ वो रोटेट भी कर रहा। बोले सर कुछ भी बात, देखना तुझे सामने का हिस्सा नजर आ रहा ना, तो इमेजिन करो तुम सामने का हिस्सा नजर आ रहा। आप देखो, अब तुमको कौन सा हिस्सा नजर आ रहा? पीछे का। तो मतलब क्या हुआ कि जब ये गोल घूम के आया, देखो मेरे फिंगर को देखो ना तुम, जब ये गोल घूम के आया तो उसने रोटेट भी किया, रिवॉल्यूशन के साथ क्या क्या किया उसने? रोटेशन भी किया, समझा ना। अगर वो बिना रिवॉल्व करे आता ना, सॉरी बिना रोटेट करे आता ना, तो वो तुम्हारे को ऐसे दिखता था जाते हुए। ये होता बिना रोटेट करे आ जाना। तो अगर मैं एज एन ऑब्जर्वर, या जैसे तुम एज एन ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़े, तुम जैसे मान लो तुम देख, तुमको नजर आ रहे सामने का हिस्सा नजर आ रहा, जब ये ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके तुम सामने आया, तुमने नोटिस किया तुम लगातार तुमको सिर्फ सामने का हिस्सा नजर आ रहा है ना, ऐसा तुमको सिर्फ सामने का हिस्सा मतलब नहीं, तुम लोग गलत पकड़ ना ले इस चीज को। देखो अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर ऐसा है, ऑब्जर्वर ऐसा है और वो ऐसा देख रहा है ना, तो देखो उस ऑब्जर्वर को क्या लगता कि ये सिर्फ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, ये क्या कर रहा? सिर्फ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा। बट एक्चुअली ये सर्कुलर मोशन के साथ साथ ये वाला जो पेन है वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा। अभी देखो ये सामने का हिस्सा नजर आ रहा, और अब देखो क्या नजर आया तुमको? पीछे का हिस्सा। इसका मतलब वो क्या करा उसने? ऐसा रोटेट हो गया वो 180 डिग्री से। तो भाई बात ऐसी है, जब तुम्हारा रॉड ऐसा है, ये देखो ये इसका ऊपर वाला क्लिप ऐसा है, और जब ये यहाँ से रोटेट हो रहा है, इस एक्सिस पे से रोटेट हो रहा है ना, ये देख एक्सिस पे से रोटेट हो रहा, तो ऐसा करके ऐसा आया वो, तो ये रोटेट हो रहा है उसके सेंटर ऑफ मास से, मगर उसकी प्लेन लेंथ को कैसा है वो? पैरेलल। और जब वो यहाँ से जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो सेंटर ऑफ मास से ही जाता है, मगर उसके लेंथ को कैसा होता है? पैरेलल।
तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 0। तो सेंटर ऑफ मास का हमेशा याद रखना 2 रहते है ना, जैसा कि रिंग के भी 2 है, पैरेलल टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। डिस्क के भी 2 है, पैरेलल टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अपने रॉड के भी 2 आ गए, परपेंडिकुलर टू लेंथ, पैरेलल टू लेंथ। तो जब भी है ना आप अगर मान लो इसका कैलकुलेट कर रहे तो आईसी जब लगा रहे तो तुमको पहले ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जब ये रोटेट होगा ना तो ये पैरेलल टू लेंथ रोटेट होगा कि परपेंडिकुलर टू लेंथ रोटेट होगा। तो हमने लगाया पता कि भाई देख जब ये गोल घूमेगा ऐसा तो ये भाई है ना ये पैरेलल टू इट्स लेंथ रोटेट होगा। इसी कारण से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 0। अब फिर आगे का कैलकुलेशन करो तुम, तो ये हो जाता है 2ml²/4, यानी कि ये हो जाएगा ml²/2 प्लस ml²/12। अब एक काम करो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, 6ml²/12 प्लस ml²/12, यानी क्या हो जाएगा ये 7ml²/12। ये हो जाएगा 7ml²/12। अब आई बारी इसी तरह से I by y डैश, I y y डैश, ये क्या रहेगा, फिर से वही करो I1 प्लस I2 प्लस I3। इस बार I2 और I3 को टेंशन नहीं, I2 और I3 को टेंशन नहीं। बोले क्यों, I3 का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। अरे भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो ना कहां से जरा, सेंटर से एंड पर पैरेलल टू इट्स लेंथ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 है। I2 को भी टेंशन नहीं, बोला यार ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरे एंड से जा रहा, अगर रॉड ऐसा है ना, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ तो इसके एंड से जा रहा, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है वो, तो ml²/3। I2 बोलेगा मेरा तो भाई ml²/3 है, I1 बोलेगा नहीं यार मेरे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत दूर से जा रहा, तो आपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बोले IC प्लस MH² का। तो I1 के जगह पे मैं लिखूंगा IC प्लस MH²। ये किसकी जगह आया बेटा, I1 के जगह पे। I1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, IC प्लस MH²। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया कहाँ आ रही है या कुछ अजीब दिख रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, IC प्लस MH²। I2 क्या बोलेगा, है ना, ये बोलेगा ml²/3। अब चलो IC निकालेंगे। वंस अगेन IC क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि देखो जब ये इसके तरफ रोटेट हो रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से जा रहा ना, तो जब ये ऐसा रोटेट हो रहा ये तब भी इसके लेंथ के अक्रॉस रोटेट हो रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा सेंटर से, मगर कहाँ रोटेट हो रहा, अबाउट इट्स लेंथ। तो इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास 0। mh मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस l, ml² प्लस ml²/3, ये हो जाएगा 4ml²/3। अरे ये AB का निकाल लिया मैंने, मैंने सॉरी AB का निकाल लिया, हाँ AB का निकाल लिया। और y डैश का आसान है, बहुत आसान है y डैश का। तो देख ml²/12 ml²/12 और ये 0, तीनों को ऐड करो क्या हो जाएगा, ml²/6। आया समझ में, ठीक है। ये आखिरी वाला एक प्रॉब्लम देख लो आप यहीं पर, फिर बाद में आखिरी में सॉल्व उसको कॉपी कर लेना, बाद में करना कॉपी, इस पर ध्यान दो। पहले एक रॉड दिया है जो कि लेंथ को, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके लेंथ को परपेंडिकुलर नहीं है। पहले क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंथ को परपेंडिकुलर रहा करता था, ml²/12 अगर ऐसा रहा तो, है ना, अगर ऐसा रहा तो ml²/3, अगर रॉड ऐसा रोटेट हो रहा था ml²/3। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लेंथ को हमेशा कैसा था, परपेंडिकुलर। अब इस बार मामला ऐसा है, ये ऐसा रोटेट हो रहा, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इसने बता दिया कि भाई रॉड जो है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ अल्फा वाला एंगल बना रहा है। तो मैं अब कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो भाई कुछ अपन क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, ये छोटा सा एलिमेंट जिसका जिसका मास dm, जिसकी लंबाई dx, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी कितनी आएंगे बेटा, x। अच्छा, इस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये रहेगा, है ना, जो कि r। जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट लेता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट dm अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैं लेता हूं, तो बोले वो कितना आएगा, di इज इक्वल्स टू dm इंटू r²। di इज इक्वल्स टू dm इंटू r²। अब dm कितना बेटा, dm इज इक्वल्स टू
m/l इंटू डी एक्स। dm क्या है? m/l इंटू डी एक्स। और अब आपका r क्या होगा? देखो अपने को r ऐसा चाहिए कि उसमें x आए, क्योंकि ताकि इक्वेशन बन सके पूरी की पूरी x में। तो बोले कैसे ले सकते हैं अपन? देखो इसका साइन थीटा ले लो, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस। तो बोले साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? r/x, है ना? साइन अल्फा r/x। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इंटू एक्स। आया समझ में? चलो डाल दो यहाँ पे फॉर्मूला फिर। देखो डी आई इज इक्वल्स टू डी एम के जगह m/l इंटू डी एक्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रॉड क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई m/l साइन स्क्वायर अल्फा m/l साइन स्क्वायर अल्फा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा देखो x की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? l। तो लिमिट्स आ जाएंगे 0 to l। हो गया बस मेरा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता? x³/3। तो i इज इक्वल्स टू m/l साइन स्क्वायर अल्फा x³/3। लिमिट्स आ जाएंगे 0 to l। लिमिट्स डालो फिर, ये हो जाएगा l³/3। नीचे एक l और वो l क्या हो जाएगा? कैंसिल। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा ml²/3 साइन स्क्वायर अल्फा। मतलब सिंपली क्या है, उसमें साइन स्क्वायर अल्फा लग गया। एंड का क्या होता फॉर्मूला? ml²/3। उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया? साइन स्क्वायर अल्फा। अब तुम देखो कोई भी एंगल है, जैसे आप 90 डिग्री का एंगल डालो, ये अल्फा को 90 डिग्री कर दो, साइन 90 कितना होता? 1। तो ml²/3 हुआ कि नहीं हुआ? वही पुराना वाला। तुम कोई भी एंगल डाल के देखो, 60 डिग्री डाल के देखो, क्या होता है? 60 1/√3/2 है ना? तो चलो √3/2 डाल के देखो, तो वो हो जाएगा 3/4। 3 कैंसिल, वो हो जाएगा ml²/4 हो जाएगा। तो ये कुछ भी एक एंगल वैल्यू डाल के देख सकते हैं। अब दूसरा वाला आप खुद ही बता सकते हैं कि अगर मान लो कि रॉड, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और रॉड का ऐसा है, रॉड जो रोटेट हो रहा है इस तरह से रोटेट हो रहा है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी लेंथ के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। तो अब बताओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? ml²/12 साइन स्क्वायर अल्फा। सेम मेथड होता उसको सॉल्व करने का, बस इसमें पूरा सिर्फ एक ही फर्क आता उसकी लिमिट्स को लेकर। जब आप इंटीग्रेट करते तो यहाँ लिमिट 0 to l डाले थे ना, वहाँ पर -l/2 to +l/2 डालना पड़ता। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको फिर ये मिलेगा आंसर। आया समझ में? तो ज़्यादातर रॉड से रिलेटेड आज अपन ने प्रॉब्लम देखे, अगले लेक्चर में रिंग डिस्क वाले प्रॉब्लम देखेंगे अपन। प्रैक्टिस जारी रखिए।